यस, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अगेन आपके सामने कुछ नेम्स लिख रखे हैं मैंने अकाउंट्स के। आपको क्लासीफाई करना है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। रियल रूल अप्लाई होता है गुड्स और एसेट्स पे, पर्सनल रूल अप्लाई होता है किसी के भी नाम पे, और नॉमिनल रूल अप्लाई होता है। जो रूल है वही 4 चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले है कमीशन अलाउड। हम कौन? जब कभी आपको कुछ भी समझ में ना आए, पहले आईने में अपनी पहचान देख लेना कि तुम इंसान हो, जानवर हो, कौन हो। ठीक है, मतलब तुम लोग वैसे नहीं, वैसे तो कुछ नहीं आएगा, मतलब तुम कौन हो। तो हम कौन है? हमको अपने आप को याद दिलवाने का कि हम बिजनेस हैं भाई। तो कमीशन अलाउड अकाउंट, हमने कमीशन, देखो अलाउड जब कभी, जैसे मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार इसको देखा था, इसको, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने अलाउ किया, मतलब हमको अलाउड हुआ, मैंने ऐसे समझा था। मुझे आज भी याद है कि हमको, क्योंकि जनरली क्या है, हम खाएं पहले ध्यान में ये आता है, हम खिलाएं ध्यान में नहीं आता है। तो अलाउड का मतलब ऐसा होता है, ऐसा काफ़ी बच्चों को लगता है कि हमको अलाउ किया गया। नहीं, हमने अलाउ किया मतलब हमने दिया। हम बिजनेस है ना, तो हम कमीशन दे सकते हैं, कमीशन मिल भी सकती है, लेकिन जब कमीशन मिलेगी ना तो लिखा होगा रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे अलाउ किया मतलब हमने अलाउ किया। ठीक है, अब रिसीव्ड होता या देना होता, दोनों एक्सपेंस इनकम होते तो आता तो नॉमिनली, लेकिन रीज़न राइट होना चाहिए। ठीक है, रीज़न रॉन्ग हुआ तो आपका नॉमिनल लिखा हुआ रॉन्ग हो जाएगा। अलाउड ये आपका खर्चा है। ठीक है, आपने अलाउ किया, तो एक्सपेंस के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है? नॉमिनल। इट इज़ एन, ठीक है, और अच्छे से बोलना है तो ऐसा बोला जाता है, इट इज़ एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फिर BR शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, B/R B/P, बिल्स पेएबल, रिसीवेबल, पीछे एबल वर्ड आ जाए ना तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, याद रखना। पीछे जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो येट, टू बी, और दूसरा आपने येट और टू बी तो फिर भी अपने ग्रामर में कहीं ना कहीं यूज़ किया होता है, लेकिन एबल वाली चीज़ आपने ज़्यादातर यूज़ नहीं की होती है। पीछे कभी भी किसी के एबल लिखा हुआ है ना तो वो फ्यूचर होता है। रिसीवेबल, मिलना बाकी है। पेएबल, ठीक है, 3 चीज़ें होती है। पेड, आप पे कर चुके हो, आप पे कर रहे हो, PAY पे, और पेएबल, पे करना बाकी है। रिसीव्ड, रिसीव्स, रिसीवेबल। ठीक है, तो ये रिसीवेबल है मतलब मिलना बाकी है। तो कब मिलेगा? देखो, मिलना बाकी है तो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला? मिलना बाकी है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं मिलेगा। मिलना बाकी है तो हमेशा यही बोलने का, कब मिलेगा? फ्यूचर में, क्योंकि करंट ईयर में नहीं मिला। करंट ईयर मतलब जिस साल का अकाउंट्स तुम बना रहे हो 12 मंथ्स का, उसको करंट ईयर कहा जाता है। तो जो चीज़ करंट ईयर में नहीं मिली वो कब मिलेगी? फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी, ठीक है, और जो चीज़ आपको करंट ईयर में पे करनी थी और आपने करंट ईयर में पे नहीं की तो कब पे करोगे? फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में पे करें वो हमारी। एक और चीज़ का ध्यान, मैं वैसे तो अभी रिसेंटली मैंने 12th में समझाई थी, 11th में मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी लायबिलिटी है ना, इनिशियली लायबिलिटी नहीं होती, वो एक खर्चा होता है। अब आप इतना ही कोई सुनेगा तो बोलेंगे ये तो क्या अकाउंट सिखा रहा है, गलत बोल रहा है। आगे सुनो, खर्चा लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन खर्चे से लायबिलिटी बनती है। अगर आपके करंट ईयर का खर्चा है, कोई भी खर्चा, सैलरी, रेंट, कमीशन, जो भी आपको पे करना है, करंट ईयर का खर्चा है और आपने करंट ईयर में उसे पे नहीं किया तो आपको कब पे करना होगा? फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में पे करे वो हमारी, तो आपका खर्चा अगर आपने करंट ईयर में पे नहीं किया तो वो लायबिलिटी बन जाता है। उसी तरह आपकी एक इनकम है करंट ईयर की, और वो इनकम आपको करंट ईयर में नहीं मिली तो वो एसेट्स बन जाती है। मतलब आप इतना ध्यान रखो, एसेट्स आपकी बनती कहीं ना कहीं इनकम से है, लायबिलिटी आपकी जो क्रिएट होती है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस की वजह से क्रिएट होती है। समझ में आया? नीचे कुछ भी नहीं है मैडम, यहाँ सुनो, अकाउंट्स में जितना सुनोगे उतना अच्छा है, नीचे बुक में कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया? ये लॉजिक याद रखना, काम आएगा आगे आपको। सो यहाँ पे BR अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, भाई फ्यूचर में अमाउंट मिलने वाला है तो हमारी एसेट्स है, एसेट्स पे, ठीक है, इट इज एन। अच्छा, स्कूल में यहाँ आपको काफ़ी बार इसमें यहाँ पे पर्सनल भी लिखवाएंगे।
उसका भी रीज़न दे देता हूँ, आप लिख सकते हो रियल ऑब्लिक पर्सनल। पर्सनल इसलिए उसमें ये रीज़न दिया जाता है आपको फ्यूचर में मिलेगा पैसा, तो सामने वाले से मिलेगा। सामने वाला या तो नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल पर्सन होगा, तो पर्सनल रूल भी अप्लाई हो सकता है, वो भी राइट है, ठीक है। लेकिन आगे चल के जैसे आपका सेकेंड टर्म चालू हो रहा होगा और मैं फाइनल अकाउंट्स जब आपको करवाऊंगा, तब आपको प्योर लॉजिक दिखेगा कि बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में आता है, वो वहाँ समझ में आएगा। तब तक सिर्फ आप सुनते रहोगे कि ऐसा होता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको मुझे प्रूव करनी है, जब वो चैप्टर आएगा उसका प्रैक्टिकल हम करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। ये तो पर्सनल नहीं हुआ भाई, ये तो रियल ही होता है, ये तो एसेट्स में दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेनेशन गलत नहीं है कि पर्सनल इसको इस तरह से बोला जा सकता है, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है। खर्चा है अगेन नॉमिनल, इट इज एन एक्सपेंसेस। फिर है स्टॉक, स्टॉक का मतलब अनसोल्ड गुड्स, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स मतलब जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो आपकी एक तरह से एसेट्स हो गई क्योंकि जो बिके नहीं है, ठीक है, जो बिके नहीं हैं इस साल के अंदर, वो एक तरह से आपकी एसेट्स हो गई, ठीक है। वैसे देखो स्टॉक तो गुड्स अकाउंट हुआ, एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग में स्टॉक मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये तो सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है, तो जो गुड्स बिका नहीं, जो गुड्स अभी तक नहीं बिका है, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि जो गुड्स इस साल में बिका ही नहीं है, वो अलग हो गया। साल ख़त्म हो जाने पर जो गुड्स आपके पास रह जाते हैं ना, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। देखो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब स्टॉक ही है, लेकिन तीन और है भी गुड्स जो गुड्स बिके नहीं है। बेसिकली आप वही बोलोगे कि जो गुड्स बिके नहीं है, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। अब मैं आपको वो थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपका अकाउंट्स बनता है फॉर डेफिनेट पीरियड, दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स, इट इज़ 1 ईयर। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब जो 12 मंथ्स हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर पूरा एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी, वो चालू होता है 1 अप्रैल से। कहाँ से चालू होता है? 1 अप्रैल 2000, अभी 24 ले लेते हैं, तो ये ख़त्म होगा अगले साल 2025 में, मार्च में। 12 मंथ्स हो गए, ठीक है। 1/4 को चालू होगा, ये डेट याद रखना, 1/4 को चालू होगा तो 31 मार्च को अगले साल ख़त्म होगा। वो है 12 मंथ्स ही। आपको साल 2 दिख रहे हैं, 2 साल नहीं है 12 मंथ्स ही, क्योंकि बीच में से चालू हो रहा है। कभी भी खाली कोई भी साल जनवरी से चालू होगा तो आपको सेम ईयर दिखेगा कि दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। जनवरी के अलावा कोई भी महीने से अगर चालू होता है तो आपको अगले साल दिखेगा ही दिखेगा, ईयर दिखेगा, होते तो वो 12 मंथ्स ही है। तो जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, वो 12 मंथ्स के लिए किया जाता है। अब देखो आपने बिजनेस 10 साल, 15 साल, 50 साल पहले शायद चालू कर दिया, बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, बिजनेस ऑलरेडी आपका स्टार्टेड है, आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, अब जैसे इससे पहले वाला साल कौन सा होगा? इससे पहले वाला साल प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2000, और ये आपका करंट ईयर है। अब ध्यान से सुनना, ये साल अपना अभी ख़त्म हुआ, 31 मार्च आया था, ठीक है। तो वहाँ पे साल जैसे ही ख़त्म हुआ, तो जो गुड्स नहीं बिके होंगे ना साल के एंड में, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। उसे सिर्फ स्टॉक नहीं कहा जाता है, साल के एंड में जो स्टॉक बच गया उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो गुड्स बच जाएंगे उसे, अब जैसे हिमानी की मेरे ख्याल से गारमेंट्स की दुकान है, ठीक है। अभी 31 मार्च आया, इनके यहाँ पे रात को जब बंद कर रहे थे तो अंदर बचे होंगे, जो नहीं बिके होंगे गुड्स बचे होंगे, तो रातों रात ये फेंक देंगे, है ना। क्या करेंगे? रातों रात सेल कर देंगे, दूसरे दिन सेल कर देंगे। अच्छा, दूसरे दिन जैसे सपोज कर लो रात को 31 मार्च 2024 को इन्होंने जब शॉप क्लोज कर रहे थे, बंद कर रहे थे, तो इनके पास जो अंदर मटेरियल था, गुड्स था, वो 50 लाख का था। तो कल सुबह जब हम शटर खोलेंगे तो वो 60 लाख का हो जाएगा ना। क्यों? अंडे वंडे नहीं देगा क्या? तो 40 लाख का हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा।
मतलब जो स्टॉक आपके पास बच गया आप नेक्स्ट डे, देखो हमारे हिसाब से नेक्स्ट डे है, लेकिन अकाउंट्स बोलता है ईयर चेंज हो गया। देखो हमारे हिसाब से तो वही रूटीन वाला काम है कि सुबह जाके शटर खोला, जो रात को बचा था वही सुबह आधी रात को कहीं जाने नहीं वाला है, बराबर। तो उतना ही स्टॉक आपके पास रह जाएगा, सेम टू सेम स्टॉक, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से ईयर क्या हो गया। तो जो स्टॉक यहाँ पे रह गया लास्ट डेट पे उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। वही स्टॉक आपके पास अवेलेबल है 1 तारीख को, और यहां पर जो अवेलेबल है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। इन दो को छोड़ के, इन दो डेट को छोड़ के बीच में जो भी पूरे साल में आपके पास स्टॉक रह जाता है वो सिंपल स्टॉक कहलाता है। लेकिन साल के स्टार्टिंग में जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है ऑलरेडी, जो पिछले ईयर में से आया है, उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और जो इस साल के एंड में, करंट ईयर के एंड में जो स्टॉक बच जाए लास्ट डेट पे, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। एक और डायलॉग याद रखना, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है 31 मार्च के दिन 50 लाख के गुड्स बच गए, वो क्लोजिंग स्टॉक है। वही गुड्स नेक्स्ट डे चले जाएंगे 1 अप्रैल को, ठीक है। तो लेकिन उस साल के लिए क्या हो गया, वो ओपनिंग स्टॉक। एक साल का, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, राइट। समझ में आया। तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स क्यों कहलाती है, क्योंकि वहाँ का स्टॉक बच गया और उसकी सर्विस कब मिलेगी, फ्यूचर में। एक दिन का भी नहीं, एक रात का फर्क है, लेकिन साल चेंज हो गया, आपका ईयर चेंज हो गया, तो आप उसको क्या बोलोगे, इसकी सर्विस अगले साल मिलेगी। ये 50 लाख का माल बच गया तो ये कब बिकेगा, अगले साल में बिकेगा। अब अगला साल देखो, वैसे तो 1 मिनट की वजह से इधर हो जाते हैं, 1 सेकेंड की वजह से कि 12 नहीं बजे अभी तक दिन चेंज नहीं हुआ, 1 सेकेंड की वजह से, तो ये तो काफ़ी घंटे आ गए बीच में। तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट्स है। लेकिन नॉर्मल स्टॉक हो तो जो स्टॉक, जैसे अपना साल चल रहा है, ठीक है, साल के बीच में कोई भी दिन है, जैसे अभी चल रहा है, आज 10 जून है, अपना मिड ऑफ द ईयर है, हम साल अभी चालू हुआ, अप्रैल में चालू हुआ, अप्रैल गया, मई गया, तीसरा महीना चालू है। अब जो गुड्स नहीं बिके हैं इसकी दुकान पे सपोज कर लो, ठीक है, तो कल बिक जाएंगे। लेकिन कल अकाउंट्स के लिए एसेट्स नहीं है ना। अकाउंट्स के लिए एसेट्स क्या है, जो करंट ईयर में नहीं हो रहा है, जो अगले साल होगा। अकाउंट्स के लिए कल जो है वो एसेट्स नहीं हुई, करंट ईयर में नहीं हो रहा है और अगले साल होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को क्यों एसेट्स बोला मैंने, क्योंकि वो इस साल में नहीं हो रहा है। वो जो गुड्स बच गए वो उसकी सर्विस कब मिलेगी, अगले साल मिलेगी। लेकिन भाई आज नहीं बिका, जून चल रहा है 10 तारीख को, तो 11 तारीख को बिक जाएगा। तो ये तो खाली गुड्स अकाउंट हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, इट इज़ अ, तो इसको किस में डाल दें हम, ठीक है। और वैसे देखा जाए, थोड़ा और प्रैक्टिकली जाएं, तो जो गुड्स बच गए वो कहीं ना कहीं स्टॉक, मतलब आज के लिए भी प्योरली अकाउंट्स के हिसाब से जाएं तो अकाउंट्स एसेट्स उसको बोलता है जो फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन वैसे देखा जाए कि अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम शायद उस गुड्स को भी अपनी एसेट्स में कैलकुलेट करोगे। जो बिका नहीं है वो शायद तुम किसी से भी बात कर रहे हो प्रॉपर्टी की, या मेरे पास इतना माल है और इतना गुड्स है, उस गुड्स को भी कहीं ना कहीं तुम अपनी प्रॉपर्टी में कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन हम गुड्स लिखेंगे तो चलेगा। देन कैपिटल और ड्राइंग्स, ये दोनों अकाउंट किसके अकाउंट है, कौन इन्वॉल्व होता है, ओनर। याद रखो भाई, कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों के दोनों अकाउंट किसके हैं, ओनर के अकाउंट है, ठीक है। ओनर इन्वॉल्व होता है इसमें, तो क्या आएगा, पर्सनल आएगा, ठीक है। इट इज एन ओनर्स अकाउंट। फिर क्या है, परचेजेस। देखो 4 अकाउंट याद रखना, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों 4 अकाउंट प्योरली गुड्स के अकाउंट होते हैं, ठीक है। ये चारों 4 अकाउंट प्योरली गुड्स के अकाउंट होते हैं। परचेजेस, अब इसमें खास ध्यान देना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे गुड्स कहाँ परचेस किया है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि गुड्स ही परचेस किया है। आप ये अकाउंट्स में ध्यान दे देना, अगर सिर्फ परचेस लिखा हुआ है तो ये गुड्स की बात कर रहे हैं, कोई एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब एसेट्स परचेस की जाती है तो एसेट्स का नाम लिखा होता है, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये नाम लिखा होगा, साथ में परचेस नहीं लिखा होगा,
ठीक है, सेंटेंस में लिखा होगा आगे चल के कि आपने मशीन परचेज की, लेकिन क्लियरली मशीन की तो मशीन एसेट्स है। लेकिन जब ऐसा लिखा होगा गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹1000, आपने 1000 रुपये के गुड्स परचेज किए, तो वो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं। हम परचेस वर्ड अकाउंट्स के अंदर किसके लिए यूज़ करते हैं? गुड्स के लिए। हम परचेस वर्ड जो है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों की चारों बात किसके लिए हो रही है? गुड्स के लिए हो रही है। परचेज मतलब हमने किसी से परचेज किया, गुड्स परचेज किए। सेल मतलब हमने किसी को गुड्स सेल किया। यश ध्यान देना, क्योंकि ये कॉमन बात चल रही है, इसमें अकाउंट्स का कोई रोल नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये भी आना चाहिए। परचेज रिटर्न, भाई मैंने इससे गुड्स परचेज किए, इसको वापस किए, तो उसको मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए। सामने वाले के लिए क्या हुआ वो मत सोचना, वो खुद ही सोचेगा अपनी बुक्स के लिए। हम उसकी बुक्स नहीं बना रहे हैं, हम हमारी बुक्स बना रहे हैं। तो हमारे लिए हमने परचेज किया, तो पहले गुड्स परचेज किया तो परचेज बोला। अब वही गुड्स में से कुछ गुड्स वापस दे दिए, डिफेक्टिव थे या जो मैंने ऑर्डर दिया था वो नहीं, किसी भी कारण जो भी रीज़न लिखा होगा, मेरे लिए क्या हुआ? परचेज रिटर्न। मैंने इसको सेल किया, लेकिन कुछ गुड्स डिफेक्टिव चले गए, तो इसने वापस किया तो मेरे लिए क्या? आपको कौन सा रिटर्न है जानना है तो पहले आप ये देखो कि आपने पहले क्या किया था, आपको पता चल जाएगा। और हमेशा पहले के साथ कनेक्शन करना ही पड़ता है अकाउंट्स के अंदर। आप खाली इसी के बारे में सोचोगे तो कभी डिटेल में नहीं जा सकोगे। और आपको अच्छा समझना है तो पीछे के ट्रांजैक्शन भी देखो कि आपने अभी तक क्या किया इस महीने के अंदर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सेल किया, उसने गुड्स वापस किए, तो वो क्या हो गया? मेरे लिए क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया। मेरे लिए सेल्स रिटर्न हो गया। समझ में आया? तो ये परचेजेस अकाउंट जो है वो किसका अकाउंट है? गुड्स। तो आपको इतना ही लिखना है, इट इज अ गुड्स अकाउंट। जब मैंने सेल किया तो क्या सेल किया? गुड्स सेल किए, इट इज अ गुड्स अकाउंट। ठीक है, ये भी किस में आएगा? रियल। जब मैंने परचेज रिटर्न किया, परचेज किए हुए गुड्स रिटर्न किए, क्यों किए? रीजन यहाँ पे नहीं है, बस रिटर्न किया, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा? क्योंकि मैंने गुड्स रिटर्न किए, इट इज अ गुड्स अकाउंट। ठीक है, मैंने सेल्स रिटर्न किया, लेकिन सेल्स रिटर्न में दिया क्या? मतलब मैंने नहीं, हाँ मेरे लिए सेल्स रिटर्न है, मेरे लिए सेल्स रिटर्न है, मतलब सामने वाले ने गुड्स हमको, देखो हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, किसके लिए सेल्स रिटर्न है? तो सेल्स रिटर्न में हमने तो सेल किया था ना पहले, हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, मतलब सामने वाला गुड्स हमको वापस दे रहा है, ठीक है, वैसे तो ही हमारे लिए सेल्स रिटर्न होगा ना भाई। हम गुड्स वापस दे रहे हैं वो तो परचेस रिटर्न होता है, सामने वाला गुड्स हमको वापस दे रहा है, क्यों वापस दे रहा है? क्योंकि मैंने पहले सेल किया था, अब वो रिटर्न कर रहा है, तो मेरे लिए सेल्स, उसके लिए तो परचेस रिटर्न होगा, लेकिन वो जाने, उसके बारे में ना सोचने का, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है तो ये सोचो सामने के लिए क्या है, उसका ऑपोजिट आपके लिए होगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो, इट इज अ, समझ में आया? क्लियर है? ओके, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे दो चीजें ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये अच्छा है, ध्यान देना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कैपिटल पे पहले आ जाते, फिर उसके ब्याज की बात पता चलेगी। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल क्या होता है? आपको डेफिनेशन पता है ना, सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। कैपिटल क्या है? पूरी डेफिनेशन बता दी, ठीक है। मालिक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसे एक्सपेंड करने के लिए, इन शॉर्ट कैपिटल क्या है? हमारे सिर पे उधार, और ये उधार मांगता कौन है? ओनर मांगता है, मतलब ओनर एक तरह से हमारा क्रेडिटर है, बराबर, जिससे हमने उधार ली, वो हमारी लायबिलिटी हुई, सब हुई। धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्रेडिटर, ओनर, ये सब हमारी लायबिलिटी है भाई, ये सब हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हम जिससे भी उधार लें वो हमारी लायबिलिटी है। वो हम इनिशियल बेसिस पे समझाएंगे तो फिर आपको क्रेडिटर भी नहीं समझ में आएगा, कैपिटल भी समझ में नहीं आएगा। आप खुद सोचो, अभी तक मैंने आपको यही समझाया था कि मालिक से जो पैसा हम उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कर्जा है, तो उसे कैपिटल कहते हैं, वो तो कैपिटल ही कहते हैं, ठीक है। जो भी उधार हमने ली, मालिक को कैपिटल नहीं बोलते, वो भी ध्यान रखना, मालिक को कैपिटल नहीं बोलते, उधार को कैपिटल बोला जाता है। तो भाई हम जिससे भी उधार लेते हैं वो सामने वाला बंदा कौन होता है? क्रेडिटर होता है, तो मालिक भी क्रेडिटर ही हुआ, क्योंकि उससे उधार लेके बैठे हैं,
बराबर। लेकिन उसको क्रेडिटर के नाम से पुकारा नहीं जाता, नाराज हो जाएगा, बंद कर देगा वापस सब कुछ, ठीक है। उसको स्पेशलिटी चाहिए, कैपिटल इसलिए बोला जाता है। लेकिन बेसिक चीज हमेशा याद रखने की, कोई भी कर्जा होती तो लायबिलिटी है, कोई भी कर्जा तो ये लायबिलिटी भी है, यहाँ पे क्रेडिटर भी बोला जा सकता है, और एक्चुअली उसको समझने के लिए जो यूज होता है दैट इज अ कैपिटल, उसे कैपिटल है। तो कैपिटल हमने क्या किया, उधार लिया। जैसे आप बैंक से उधार लेते हो, लोन लेते हो, तो बैंक को क्या देते हो, ब्याज देते हो, ब्याज देते हो उसको यूज करने का, क्योंकि क्या है, उधार। आप क्या बोल रहे हो, पहले आपने उधार लिया, उधार लिया मतलब आपकी चीज नहीं है, ये ट्यूशन क्लास मैंने उधार लिया है, उसको यूज करने का पैसा दे रहा हूँ, ये मेरा नहीं हो गया, खरीद नहीं लिया है। आप किसी का पैसा यूज करते हो तो पैसा आपका नहीं हो गया, पैसा यूज करने का आप सामने अमाउंट दे रहे हो, और सामने जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है, आप सामने उसको यूज़ करने का कोई ना कोई अमाउंट देते हो, और उन अमाउंट के नाम अलग अलग है। घर को यूज़ करने पर हम अमाउंट देते हैं, वो रेंट है, ठीक है। लाइफ में कहीं पर भी जब आप किसी का पैसा यूज़ करते हो तो जो अमाउंट सामने देते हो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट किसके ऊपर है, कैपिटल के ऊपर है, और वो हमेशा आपका खर्चा होता है, क्योंकि आपने पैसा लिया है। जब आपने किसी से पैसा लिया है यूज करने के लिए, सामने जो ब्याज दे रहे हो हमेशा आपका। और अकाउंट्स में एक और चीज याद रखना, एक हाथ दे एक हाथ ले, ठीक है। वो सामने नहीं बोलेगा ले पैसा यूज कर, सामने तेरे को और ब्याज दूंगा मैं, तो सब बैठे हो लाइन में, ठीक है भाई। पैसा हम यूज कर रहे हैं तो सामने हमको देना पड़ेगा, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा होता है। तो कैपिटल में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो सामने आपको ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आप ब्याज दे रहे हो, आपका खर्चा है। तो खर्चा किस में आएगा, क्लियर है ये? इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पहले हम ड्राइंग्स पे आ जाते हैं। ड्राइंग्स क्या है, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेके जाए, तो खाली पैसा नहीं होता है, कोई भी चीज बिजनेस से लेके जाए, बराबर। मतलब डेफिनेशन को छोड़ दो, मतलब मालिक हमसे उधार लेके जा रहा है, बराबर। मालिक हमारे बिजनेस से उधार लेके जा रहा है। अब वो उधार लेके जा रहा है, वो हमारी चीज यूज कर रहा है, एक तरह से डेटर हुआ। किसने बोला, वेरी गुड, ठीक है, एक तरह से वो डेटर हुआ, वो हमसे उधार लेके जा रहा है, लेकिन वो हमारा पैसा यूज कर रहा है, तो सामने ब्याज मिलेगा, क्योंकि हमारी चीज यूज कर रहा है। आपकी गाड़ी को यूज करेगा, टैक्सी में चलाओगे तो आपको किराया मिलेगा, आप मकान किसी को रेंट पे दोगे तो आपको रेंट मिलेगा। आप यूज कर रहे हो तो देना है, लेकिन आपकी कोई चीज यूज हो रही है तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी चीज यूज हो रही है तो वो इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट देता है, तो देता है तो आपकी इनकम हो गई। तो इनकम भी किस में आएगा, आया समझ में? चलो करो इतना। चलो नाउ वी कंटिन्यू विथ 47th। सी BR अकाउंट अगेन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल जो हमें करंट ईयर में नहीं मिला, डायरेक्टली फ्यूचर में बोलने से अच्छा है पहले आप ये समझाओ अपने आप को, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है कि जो चीज़ करंट ईयर में नहीं मिली तो कब मिलेगी, फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फ्यूचर में मिलेगा, एसेट्स है तो इट इज एन एसेट्स ऑफ द बिजनेस। डैमरेज ये नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। अब डैमरेज क्या होता है आपको बता दूं, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो किसी और कंट्री से, जब गुड्स मंगवाते हो, इंपोर्ट करते हो, तो पोर्ट पे गुड्स जब आते हैं, ठीक है, शिप से अनलोड होते हैं, ठीक है, पोर्ट पे गुड्स आते हैं, तो आपको 3 दिन का समय मिला जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली जाके जब हम एक मुंद्रा पोर्ट में विज़िट करने गए थे बहुत साल पहले, उससे पहले मैं ये समझाता था, क्योंकि हमको इतना पता था शिपिंग का एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता था, तो मैं बोलता था कि वहाँ पे गुड्स लोड होते हैं और अनलोड होते हैं, ठीक है, शिप से वहाँ पे रखे जाते हैं पोर्ट पे, और जितना उन्होंने स्पेसिफिक टाइम दिया होता था उस टाइम से अगर हम लेट हो जाएंगे तो वो पर डे या पर आवर पेनल्टी चार्ज करते थे। हम लोग ये समझाते थे क्योंकि एग्जैक्टली डे पता नहीं होते थे। फिर मुझे याद आया जब हमने विज़िट किया तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने समझाया कि सर 3 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, 3 दिन के बाद पर डे चार्ज लगता है, तो वो उस चार्ज को डैमरेज कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह का तुम बोलोगे सर नुकसान है,
लेकिन नुकसान तब होता है जब आपको सेवा नहीं मिलती, सामने वाला संभाल के बैठा है ना गुड्स आपके, तो आपको एक तरह से सर्विस मिल रही है, तो इट इज़ एन एक्सपेंस। ठीक है, डैमरेज वैसे नुकसान हुआ क्योंकि खोटा पैसा जा रहा है आप बोलोगे, लेकिन आपको सामने उस चीज़ की सर्विस मिल रही है। ठीक है, जैसे आपकी फ़्लाइट छूट गई, आपने दूसरी फ़्लाइट में आए, तो दूसरी फ़्लाइट का जो भी 5,000 अगर आपने किराया दिया, ठीक है, फेयर दिया, तो आप बोलोगे मेरे 5,000 का नुकसान हो गया, लेकिन भाई दूसरी फ़्लाइट ने आपको सर्विस दी ना। हाँ, वो जो पहली फ़्लाइट छूट गई वो नुकसान कहलाएगा, लेकिन दूसरी फ़्लाइट, आप नुकसान क्या बोलते हो पता है? आप नुकसान कैलकुलेट किसको बोलते हो? तुम बोलोगे सर 5,000 का जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना, तुम उसको नुकसान बोलते हो, लेकिन नुकसान तो वो नहीं है, वो तो खर्चा है। नुकसान तो आपका जो पहली फ़्लाइट 10,000 वाली थी जो छूट गई ना, वो तुम्हारा नुकसान है। सीधी बात है ना, दूसरी फ़्लाइट का जो 5,000 का खर्चा कर रहे हो, लेकिन तुम क्या कनेक्ट करते हो, इसकी वजह से ये नुकसान हुआ, वो बराबर है, लेकिन ये नुकसान नहीं है, नुकसान वो था। और हम नुकसान जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है ना, उसको नुकसान बोलते हैं, है ना? ऐसा ही होता है, हम भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, एक बार बहुत साल पहले बेंगलोर से सुबह 5-4 बजे की फ़्लाइट थी, निकल गई थी, हम लोग लेट पहुँचे थे, तो दूसरी फ़्लाइट 13,000 की हमको 3 जनों का पड़ा। ठीक है, 4 जनों का, ठीक है, मेरी मम्मी, वाइफ, बच्ची, मैं, 4 जनों का 13,000 पड़ा। तो मैंने उस समय क्या बोला था पता है? 13,000 का नुकसान हो गया। मैं खुद भी, और हर इंसान यही बोलता है कि 13,000 का नुकसान हो गया। भाई वो 13,000 की तो सर्विस मिली ना, पहले जो तुमने फ़्लाइट बुक करके रखी थी ना, वो छूट गई, तो वो नुकसान हुआ ना। जहाँ सर्विस मिल रही है वो नुकसान कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? देखो, ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन भी मैं खुद पहली बार दे रहा हूँ, क्योंकि हर बार अकाउंट समझाते समझाते मुझे भी कुछ नया मिलता है, और हकीकत यही है। देखो, आप डिस्कस करके देखो कि आपको जो नुकसान किसको बोला जाता है, जहाँ पे आपको सर्विस नहीं मिले, तो हम बोलते किसको हैं? जो एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं उसको नुकसान बोलते हैं, जबकि वो नुकसान नहीं है, उसकी तो सर्विस आपको मिली है। तो यहाँ पे डैमरेज वो होता है कि जो आप एक्स्ट्रा 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर रहे हो, उसको डैमरेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक तरह का नुकसान नहीं है, इट इज़ एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस किस में आता है? समझ में आया? फिर है बिल्स पेएबल अकाउंट, जो आपने करंट ईयर में पे नहीं किया, जो अमाउंट आपने करंट ईयर में पे नहीं किया, जो चुकाना बाकी है, तो कब पे करोगे? जो कुछ फ्यूचर में पे करे वो हमारी लायबिलिटीज। सो इट इज़, अच्छा, अब ये मिस्टेक जाती है, ये मिस्टेक बहुत अच्छे से जाती है, आपको बता दूं, क्योंकि हाल फिलहाल तो ये चैप्टर चल रहा है तो आपको फिर भी याद रहेगा, लेकिन इसके बाद है ना, कहीं पर भी ये चीज़ नहीं आती, कहीं पर भी ये चीज़ नहीं आती है। और 12th के लास्ट में MCQ वगैरह में काफ़ी बार काम आती है ये चीज़, जिसकी वजह से विश्वा का 1 मार्क चला गया था। ठीक है, एक वही उसका रॉन्ग चला गया था, नहीं तो उसको 99 आया। और ये लॉजिक सिर्फ हम यहाँ समझाते हैं क्योंकि कहीं यूज़ ही नहीं होता है। पूरे 11th-12th में ये चैप्टर हो जाने के बाद जनरली ये लॉजिक यूज़ नहीं होता। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसी में ही हम अच्छे से समझाते हैं बेसिक में, उसके बाद यूज़ ही नहीं होता है। मतलब कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा आता ही नहीं है कि मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकले। तो वो आपको एक चीज़ याद रखने की, हमेशा याद रखने का, लायबिलिटी पर्सनल में आती है। कोई भी लायबिलिटी पर्सनल में आती है, याद रखना, कोई भी लायबिलिटी, क्योंकि हम सामने वाले को देंगे, सामने वाला या तो पर्सन होगा, नेचुरल पर्सन होगा, या फिर लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होगा। इसलिए लायबिलिटी हमेशा पर्सनल में आती है, खास ध्यान देना। कोई भी लायबिलिटी हो वो हमेशा किस में आएगी? पर्सनल में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी किस में जाएगा? ये ध्यान देना, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट में कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, 11th की स्टार्टिंग में, पता है 11th की स्टार्टिंग में हम लोग आपको एक्सपेंसेस के टाइप बताते हैं, जो मैंने अभी तक बताया नहीं है आपको, अभी बताते हैं। ये इनिशियल बेसिक के बहुत, और अगेन वो आई थिंक पूरा कॉलेज कंप्लीट कर लोगे ना, तभी भी उसके टाइप्स कहीं काम नहीं आते। निशा मैम को MBA कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू हुआ था, जब उनका वो इंटरव्यू में उनको टाइप पूछे थे, और 11th के स्टार्टिंग में होता है। ये तो हम तो क्या, वो भी और मैं भी ट्यूशन पढ़ाते हैं पहले से ही, तो हमको उस चीज़ का ध्यान था। मतलब इंटरव्यू वो उसका हुआ था, लेकिन जो ट्यूशन पढ़ाता है या जो स्टडी के साथ कनेक्टेड है उसको ध्यान था।
नहीं तो 5 साल के बाद, और वो खाली एक बार चीज़ होगी यूज़, ऐसे नहीं कि चलो पूरा साल यूज़ होता होगा वो आपको याद रह जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक बार थियरी का एक पार्ट है, एक लाइन है जो हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके ख़त्म कर देते हैं। वो MBA के मतलब 7 साल बाद, ठीक है, 5 साल ये कॉलेज तक के और 2 साल MBA के, उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ उससे वो पूछा गया था, और उसका भी उसने जवाब जो दिया वो भी इसलिए दिया क्योंकि जनरली हमको जितना पता हो हमने बोल दिया, तो उसने ऐसे ही जवाब दिया, श्योर नहीं थी तो बोले वही पूछ रहा हूँ मैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी आपको नहीं पता है, समझ में आया? अभी हर्षिता CA करने गई है, ठीक है, अहमदाबाद में नवकार में, तो 12th 11th में आपको पार्ट 2 में एक चैप्टर आता है, उसमें BR का चैप्टर ही है, पूरा चैप्टर है बिल्स रिसीवेबल का, ठीक है। तो उसमें वो जो बिल्स रिसीवेबल एक्चुअली क्या होता है, BR क्या होता है, ठीक है, वो तो हमने अभी आपको डिस्कस करवाया या नहीं है। तो BR जो होता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। वो एक एविडेंस होता है, क्या होता है, एक एविडेंस होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो टेक्निकल लैंग्वेज उनसे पूछी जा रही थी, बाकी सब उन्होंने बता दिया, उनको अच्छे से आता था, लॉजिक वॉजिक सब बता दिया। बोले लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, उसको बोलते क्या है, बोले टेक्निकली क्या बोलते हैं। तो फिर बोला इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट थियरी का वर्ड है, हम भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं करते हैं उसको, ठीक है, और बच्चे नहीं करते हैं, हम कभी कभी करते भी हैं तो बच्चे नहीं करते हैं। तो वो वर्ड उनसे पूछा जा रहा था। तो हायर स्टडीज़ में या कभी भी इंटरव्यू लेवल पे आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएगी, आपको लगेगा अरे बहुत ही हाई फाई इंटरव्यू होगा ये वो, तो बाकी सारी चीज़ें तो आती है आपको, लेकिन आपको जो नहीं आता है ना ज़्यादातर वो पूछने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अच्छा है, चलो याद आया BR से, BR का भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बाद में दे देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी लायबिलिटी किस में जाएगी, पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इट इज़ लायबिलिटी, यहाँ पे तो वही लिखना है ना, यहाँ पे आपको वही लिखना है, इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। फिर बीजल्स अकाउंट, नाम है पर्सनल और इंसान का नाम है, ठीक है, ही और शी इज़ अ, क्योंकि भाई ये दोनों का ही नाम होता है, बीजल लड़कों का भी होता है लड़कियों को भी होता है, ठीक है, जैसे किरण नाम है वो भी दोनों का ही होता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक, अब ये स्टॉक जो बच गया कब बच गया, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये क्या है, हमारी एसेट्स। एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, इट इज एन एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हिमानीज अकाउंट, लीगल आर्टिफिशियल, तो वाइल्ड एनिमल, तो ये आ जाएगा पर्सनल में। क्यों आएगा पर्सनल में, नेचुरल ढंग से तो बोल, मेरे को लगा ये कैश पर्सन बोल रहा है। क्या लिखूं, शी इज अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। अच्छा ये अभी अच्छा है, पेटेंट। पेटेंट हम अपने कंपनी वगैरह को पेटेंट करते हैं। हाँ ये सर बोला, क्या होता है पेटेंट, इन्वेंशन, हाँ ठीक है, यस वेरी गुड। पेटेंट का सिंपल मतलब होता है जो मेरी चीज़ है, मैंने बनाई है, उसको अगर मैंने पेटेंट करवा दी तो ना उसका कोई प्रोडक्शन कर सकता है, ना उसका कोई सेलिंग कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, मेरे सिवा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, उसको पेटेंट कहा जाता है। ये मेरी चीज़ है, ठीक है। जैसे कल मैंने रात को YouTube में डाला था, तो ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, नर्व्स दिखा रहा था, ठीक है, दूसरे चैनल में मेरे ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वहाँ से मुझे मेल आया YouTube से कि बोले ये कॉपीराइट है लेकिन तो उसको स्ट्राइक बोलते हैं YouTube की लैंग्वेज में कि स्ट्राइक आया, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको स्ट्राइक नहीं मिला है, यहाँ पे स्ट्राइक हिट नहीं किया है, लेकिन एक टेरिटरी में किसी एक जगह, कौन सी जगह वो सब नहीं पता, किसी एक जगह किसी एक टेरिटरी में ये कॉपीराइट है, तो लेकिन वो स्ट्राइक आपको नहीं मिला है, लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मुझे दी करके कि वो स्ट्राइक आपको नहीं मिला है लेकिन ये कॉपीराइट है, तो एक टेरिटरी में वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, ऐसा बोला गया,
ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट तो कॉपीराइट, पेटेंट तो पेटेंट क्या होता है, आपकी बनाई हुई चीज़ आपसे बिना पूछे ना आगे कोई प्रोडक्शन कर सकता है, ना सेलिंग कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो पेटेंट आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि सरकार से जब आप पेटेंट करवाओगे तो सरकार फीस लेगा, चार्ज लेगा उसका, ठीक है, वो फीस लेता है। फीस लेने के बाद आपको वो परमिशन मिलती है एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए कम से कम, ठीक है भाई। इन 5 सालों में इन पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैं ऑल ओवर कच्छ कोई चीज़ ले लेता हूँ तो ऑल ओवर कच्छ में भाई यहाँ पे ये चीज़ प्रोडक्शन भी मैं ही करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं ही करूँगा, सेलिंग भी मेरे सिवा या मेरी परमिशन के बिना और कोई नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो इलीगल हुआ। समझ में आया? तो हमें इसकी सेवा मिलेगी, तो एसेट्स है, तो इट इज़ नॉन करंट मतलब फिक्स्ड बट इंटेंजिबल, खास लिखना है यहाँ, बट इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर बॉब अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी बैंक का नाम है तो पर्सनल, तो ये नेचुरल पर्सन हुआ ना, हिमानी नेचुरल है तो बैंक नहीं हुआ क्या, ठीक है। तो इट इज लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। फिर बैंक ओल्ड नहीं है भैया, ओ कैपिटल ओ आता है, ठीक है, ओ ऑब्लिक डी, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं इसको। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लायबिलिटी। क्या होता है बताता हूँ पे, लेकिन वो लायबिलिटी होती है। देखो बैंक अकाउंट में, देखो बैंक एक फैसिलिटी देता है, सबको नहीं देता है आजकल। तो पहले ये फैसिलिटी खाली बिजनेस के लिए थी, बिजनेसमैन के लिए, लेकिन अब ये फैसिलिटी आम इंसान के लिए भी बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक एक फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है ना, बैंक बैलेंस है, उससे ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा कितना वो भी लिमिट होती है। और बैंक कोई भी फैसिलिटी आपको देता है ना, हमेशा आपकी इनकम देख के। तुम बोलोगे मेरे को 50 लाख का लोन चाहिए, ऐसे ही थोड़ी दे दिया जाएगा, पहले आपकी इनकम देखी जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इनकम भले कितनी भी हाई फाई हो, फिर आपके खर्चे देखे जाएंगे और फिर ये देखा जाएगा बचत कितनी हो रही है। अब मैं बोलूँगा कि मैं भाई महीने का 3 लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन अगर 3.25 लाख रुपया खर्चा हो जाता है और मैं 50 लाख का लोन ले रहा हूँ, तो 50 लाख का 1% मतलब 50,000, मुझे महीने की इंस्टॉलमेंट 50,000 आएगी हर महीने, तो बच 25 रहा है, तो 50 पे कैसे करूँगा? तो बैंक आपको 50 का लोन नहीं देगी, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत सब कुछ हो जाता है, लेकिन बैंक वैसे आपको नहीं देगी। बैंक को कितना देना चाहिए पता है? 25 लाख का, क्योंकि 25,000 आपका बच रहा है, तो उसके हिसाब से बैंक आपको थोड़ा बहुत एक आधा लाख ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो आपके पास बच रहा है 25,000, आप 25,000 भर सकते हो, तो बैंक आपको सैंक्शन 25 लाख का कर सकती है। तो इनकम के हिसाब से सब कुछ होता है। आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में आजकल देखा है, सुना तो है ही, सिस्टम भले आपको नहीं पता हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है इतना पता है। उसके अंदर एक लिमिट होती है, पैसा खर्चने की लिमिट, उसको लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट क्या सबकी एक जैसी होती है? नहीं। मेरा पहला क्रेडिट कार्ड जो था ना, उसमें 50,000 का था, फिर खर्चा कर रहा था मैं उसमें से, मतलब ट्रांजैक्शन कर रहा था, वो लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन कर रहा है कि नहीं, रेगुलर बेसिस पे कितना कर रहा है, तो वो लिमिट इंक्रीज़ होती है, खुद ब खुद हो जाती है। तो मुझे लिमिट इंक्रीज़ करने का आया कि आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो रही है, आप करना चाहते हो, तो 80,000 की लिमिट हुई थी। फिर कुछ 1.5 लाख की हुई थी, फिर 2 लाख की हुई थी। लास्ट जो क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था उसमें 5 लाख तक का मैं खर्चा कर सकता था, लेकिन क्रेडिट कार्ड है ना, कर्जा है एक तरह से, मैंने बंद करवा दिया, ठीक है। फिर तो वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग होती है, आपके ट्रांजैक्शंस के हिसाब से होती है। उसी बैंक में आपका खाता भी होता है, वो अच्छे से देख लेते हैं भाई साल भर इसके अंदर खाते के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये आदमी कितना कैपेबल है करके, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या होती है आपकी लिमिट इंक्रीज़ होती जाती है। समझ में आया? तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी एक तरह का लोन है, एक लोन ही, कर्जा ही, आप अपने अकाउंट में से, लेकिन हर इंसान की इनकम अलग अलग होती है, हर इंसान की इनकम अलग होती है, तो एक लिमिट सबकी अलग होगी। भाई इसका भाई सालाना जो टर्नओवर है करोड़ों में है, तो इसको जो बैंक ओडी की लिमिट दे रखी है वो ज़्यादा दे रखी है, भाई तू 2 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकती है। लेकिन भाई इसका टर्नओवर मतलब पूरे साल की सेल्स, प्रॉफिट वगैरह, इनकम लोग,
वो कम है, तो बैंक ने इसको खाली 50,000 का ओडी की फैसिलिटी दे रखी है। 50,000 मतलब अगर इसके खाते में 10,000 भी होंगे तो ये 60,000 निकाल सकती है टोटल। 10,000 तो इसके ही हैं, 50,000 और निकाल सकती है। लेकिन इसके खाते में अगर 1 लाख है तो ये 3 लाख निकाल सकती है, क्योंकि इसको 2 लाख की ओडी की, और जितना आप एक्स्ट्रा निकालोगे उसके ऊपर ब्याज लगता है। उसके ऊपर क्या लगता है? देखो 2 लाख की इसको फैसिलिटी दी है, ये हमेशा 2 लाख ही इसको निकालना है ज़रूरी नहीं है, इसकी मर्जी, इसको 5,000 निकालना है, 10,000, मैक्सिमम 2 लाख निकाल सकती है। और जितना निकालेगी, आपके दिमाग में ये भी नहीं होना चाहिए कि 2 लाख पे ब्याज पे करना पड़ेगा, नहीं, यूज जितना करेगी उतना ही। फैसिलिटी दे रखी है, तेरे पास 2 लाख की लिमिट है, तेरे को जितना निकालना है निकाल, 2 लाख निकालना है, मैक्सिमम 2 लाख निकालेगी। इसको 50,000 की फैसिलिटी है, लेकिन इसने निकाला एक्स्ट्रा 20,000 खाली, 20,000 निकाला तो 20,000 पे ही ब्याज लगेगा। समझ में आया? हाँ। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसके खाते में 50,000 रुपये हैं, ठीक है, और इसको 50,000 की ओडी की फैसिलिटी भी। अब इसने 50,000 अपने खाते में से निकाले, कितना ब्याज लगेगा? कौन से अमाउंट पे ब्याज लगेगा? यस रितिका, इसके अकाउंट में इसका बैंक बैलेंस 50,000 रुपये है इसका खुद का, और इसको बैंक ने 50,000 की ओडी की फैसिलिटी भी दे रखी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है, और इसने अपने अकाउंट में से 50,000 निकाले, तो किस अमाउंट पे ब्याज देना पड़ेगा? जितने कितने 50,000 पे ब्याज देना पड़ेगा। सिट डाउन। यस फफल। भाई 50,000 तो ऑलरेडी उसके ही थे ना, ठीक है, 50,000 तो उसके ही थे, तो उतना तो उसने ओडी फैसिलिटी यूज ही नहीं की। हम ऐसा नहीं कर सकते कभी भी, ऐसा नहीं होता है कि मेरे 50,000 रहने देता हूं और ओडी की फैसिलिटी लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, इसकी जगह मैं ऐसे बोलता कि 70,000 अगर उसने विड्रॉ की है तो 70 में से तुम्हारा कितना था? 50, ठीक है, तो 20 पे ब्याज लगेगा, और वो 20,000 क्या है? कर्जा है, वो तो वापस देना ही है, लेकिन उसको यूज करने का ब्याज देना है। समझ में आया? आपके अकाउंट में 0 है और आपके पास ओडी फैसिलिटी 50 की और आपने 50 निकाले, तो 50 पे ब्याज लगेगा। क्लियर है सबको? तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? हमारी लायबिलिटी। क्या है हमारी लायबिलिटी? किस में आती है? क्योंकि सामने बैंक हमसे पैसा मांग रहा है। ठीक है। R&L पंड्याज हाई स्कूल अकाउंट, स्कूल का नाम है, पर्सनल, और किस में जाएगा? इट इज लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है इतना? कुछ पूछना है किसी को? चलो करो। नाउ गाइस वी कंटिन्यू विद दिस। सी, सबसे पहले हम आ जाते हैं फिर से BR मैंने आपको बोला हमारी एसेट्स होती है, ठीक है, लेकिन BR होता क्या है? अब वो सुन लो अच्छे से। वो सिर्फ रिसीवेबल लिखा हो, BR लिखा हो तो भी एसेट्स ही है, रिसीवेबल लिखा हो तो भी, लेकिन रिसीवेबल का एक्चुअली मतलब होता है जो अमाउंट हमको फ्यूचर में मिलेगा। पेबल, सिर्फ पेबल का मतलब होता है जो अमाउंट हमको फ्यूचर में पे करना है। BR भी हमारी एसेट्स ही होती है, लेकिन BR होता क्या है भाई? अब BR क्या होता है, ध्यान से सुनना। BR डेटर के साथ कनेक्टेड होता है। मैंने क्रिशा को 10,000 के गुड्स उधार पे बेचे, उधार पे बेचे, क्या हुआ? सेल हुआ, उधार पे सेल हुआ, कैश नहीं आया, तो क्रिशा मेरी क्या बनी? डेटर बनी। ठीक है, अब मुझे भरोसा तो है, लेकिन मन में खुटका तो होता ही कि पैसा खा जाए तो कोई, क्या प्रूफ क्या है? तब बोलोगे सर आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया ना कि मैंने क्रिशा को डेटर बनाया। बुक्स में रिकॉर्ड तो मैंने ही किया है, मैंने 10,000 की सेल की जगह में 10 लाख लिख दूं तो ये कोई प्रूफ थोड़ी होता है। दैट इज़ नॉट अ प्रूफ। एंट्री तो मैं बोलूँगा कि भाई क्रिशा की फ़ीस नहीं आई है, तो क्रिशा की फ़ीस तो आ गई है, मैंने नहीं आएगी, नहीं आई है तो नहीं आएगी, ये प्रूफ नहीं है मेरे पास। उल्टा इनके पास प्रूफ है कि हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, लेकिन कैश दिया होता तो इनके पास भी प्रूफ नहीं होता अगर रिसिप्ट नहीं मिला है तो। ठीक है, तो मेरे लिखने से वो प्रूफ नहीं कहलाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बिल बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस बिल में पूरा डिटेल लिखा,
कि मैंने किसको सेल किया, कब किया, कितने का किया, और मैंने क्रेडिट पीरियड सामने वाले को कितना दिया। ठीक है, क्रेडिट पीरियड मतलब उधर का टाइम पीरियड मैंने कितना दिया, मैंने 2 महीने का टाइम पीरियड दिया। तो कृषा के नाम का मैंने एक बिल बनाया, डेट लिखी, क्या बेचा वो लिखा, पूरा डिटेल लिखा, और कितने महीने का, इसको 2 महीने का टाइम पीरियड दिया वो लिखा। ये अब तक क्या है, बिल है, ये सिर्फ बिल है। और बिल हमेशा सेलर बनाता है, बिल हमेशा सेलर बनाता है। जब तुम किसी के दुकान पे कुछ खरीदी करने जाते हो, परचेस करने जाते हो, तुम उसकी बिल बुक लेके तुम बिल बनाते हो ना, तो वही बनाता है हमेशा। तो याद रखना, बिल हमेशा सेलर बनाता है। ठीक है, बिल हमेशा सेलर ही बनाएगा, परचेजर नहीं बनाता, कभी भी नहीं बनाता है। अब तुम में शायद ऐसा सीन भी देखा हो कि कोई आपस में दोस्त वगैरह हैं, वो खुद ही बिल बना लेता है, वो एक ऐसे ही केस हुआ। ठीक है, अब हिमानी के यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, बोले सर आप खुद ही लिख दो ना भाई, तो दैट इज़ अनदर थिंग। वो ऐसे ही रिलेशन की वजह से हो रहा है करके, होता है काफ़ी बार कि आप खुद ही बना दो ना करके, जो सही लगता है लगा दो ना खुद के हिसाब से। ठीक है, होता है। ये फालतू बातें नहीं करने के बीच में, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बिल लेना ही क्यों है, तो बिल वही समझा रहा हूँ, बिल क्यों लेना होता है, आगे चल के करना, बिल मत लेना, पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि चलो हमारे रिलेशन हैं, जो भी अच्छे कस्टमर्स के साथ रिलेशन है, लेकिन कल कोई भाई बेड डेप्स जब होता है ना, वो अच्छे रिलेशन में ही होता है। विश्वासघात विश्वास में ही होता है। ठीक है, जो आपके विश्वासघात होता है, धोखा होता है आपके साथ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है वहीं होता है, क्योंकि नई जगहों पे तो आप वैसे भी विश्वास रखते नहीं हो जब तक इंसान को पहचानोगे नहीं। तो विश्वास है, सालों से डील भी हो रही है इस कस्टमर के साथ, लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बिल बनाते हैं, पूरा डिटेल लिखते हैं, और ये बिल सामने वाले को देते हैं, और सामने वाला उस पर साइन करके मुझे वापस देगा। वो साइन करने का मतलब ये हुआ कि हाँ ये सब आपने बराबर लिखा है, एंड आई एम एग्री कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगी। तो जैसे ही वो साइन करके ये बिल मुझे वापस देगी, ये बिल मेरे लिए बीआर बन जाएगा। पहले ये बीआर नहीं था, पहले सिर्फ मैंने बिल बनाया था, लेकिन जैसे ही इसने साइन करके, इसका मतलब होता है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है शी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न्ड, ये वर्ड्स लिखे होंगे आगे चल के, शी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, ऐसे नहीं, उस पर साइन करके, जैसे ही साइन किया ये बिल मेरे लिए क्या हो गया। और इसको एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, हथियार बोलते हैं इसको, हथियार बोलते हैं। हथियार क्यों, इसको देख के आप केस कर सकते हैं, इसको दिखा के आप, ये प्रूफ है, दिस इज अ प्रूफ, क्योंकि उसका साइन है। खाली हमने बिल बना दिया होता है, ऐसे तो किसी के नाम पे भी बिल बना दूंगा, इसको मैंने लाख रुपए का बेचा, रहे ऐसे कैसे बेचा भाई, सामने वाले की साइन चाहिए, सब कुछ होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन होती है, उस बीआर के बेसिस पे आप केस कर सकते हो। समझ में आया। तो बीआर हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और जब हम बीआर बनाते हैं ना, जब हमारी बुक्स में हम बीआर क्रिएट करते हैं कि कृषा के नाम पे एक बीआर बनाया, ठीक है, तो कृषा नाम की डेटर कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक ही बंदे से 2 बार पैसा मांगोगे क्या, आप बोलोगे वो डेटर भी है पैसा दे, और बीआर दिखा के भी बोलोगे कि पैसा तेरे से मांगता हूँ। तो जब बेड डेप्स होता था डेटर कैंसिल हो जाता था, बराबर डेटर नहीं रहा, वैसे ही जब बीआर नाम की एसेट्स उसी बंदे के नाम पे क्रिएट हो रही है तो डेटर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पैसा नहीं आया आपके पास, पैसा नहीं आया, पैसा तो उसी बंदे से आएगा, लेकिन जब बीआर बनता है तब डेटर। ये डिटेल में आपको आगे की चीज़ें हैं, जब प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन सेंटेंसेस याद रखते जाओ कि कब कब हो रहा है। ठीक है, जैसे बेड डेप्स में, जब बेड डेप्स होता है डेटर कैंसिल हो जाता है, लेकिन तभी पैसा आया नहीं और आएगा भी नहीं। अगर रिकवरी हो रही है वो आपको नहीं पता, वो तो आगे चल के हो सकती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे तो पैसा आना, जब यहाँ पे डेटर कैंसिल हो रहा है, देखो डेटर 3 केस में कैंसिल होता है। एक, पैसा आएगा ही नहीं, बेड डेप्स हो गया तो डेटर कैंसिल हो जाता है। एक बीआर बनाया तभी डेटर कैंसिल हो जाता है, बराबर, लेकिन पैसा आना बाकी आएगा। और दूसरा, जब डेटर पैसा दे देता है तब भी, कि हमने बीआर बनाया ही नहीं, डेटर था, डेटर ने पैसा दे दिया, तो तब भी डेटर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। तो बीआर समझ में आया। बीआर क्या होता है, कि इंस्ट्रूमेंट, एसेट्स है हमारी, डेटर की जगह बीआर आ गया। ठीक है, जब डेटर पे हमको भरोसा नहीं होता, या भरोसा है लेकिन हमारा मन
अंदर ऐसा हो रहा है कि भाई खा जाए तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए फिर भी इंसान नहीं बनाता है, लेकिन बड़ा अमाउंट होता है तो सेफर साइड के लिए बनाता है कि कब किसी की नीयत बिगड़ ना जाए भाई। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ये? तो बी आर क्या है हमारी एसेट से, और मैंने आपको एक्चुअली अभी जो पूरा एग्जांपल दिया उससे आपको क्या समझ में आया? एसेट से। लेकिन फिर भी इसके एक्सप्लेनेशन में ऐसा आ जाता है भाई सामने वाला पर्सन है ना, इसलिए पर्सनल भी आ जाता है। फिर बिल्स पेएबल यहाँ पे नहीं था, पहले था ना शायद, ओके। पेटी कैश, कैश अकाउंट हमेशा आपके लिए एसेट्स है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये हमेशा आपके लिए एसेट्स है। पेटी कैश मतलब छोटा मोटा कैश। तो बोलोगे सर छोटा मोटा क्या होता है? मोटा कैश, छोटा कैश। छोटा कैश मतलब छोटे मोटे खर्चे, उसको पेटी कैश बोलते हैं। है तो वो कैश ही, कैश एसेट्स ही होता है, ये भी एसेट्स है। लेकिन ये पेटी कैश कहाँ आया, क्यों आया? सपोज कर लो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें ये मैडम कैशियर है, डेली के लाखों के ट्रांजैक्शन होते हैं, आता जाता लाखों का कैश आता जाता है। ठीक है, लाखों का कैश आता जाता है। अब हमारे छोटे मोटे खर्चे भी होंगे जो लेबर के होते होंगे, भाई लेबर को वेजेस दे दिया, मजदूरी दी, 40 रुपये 10 रुपये चाय के लिए दे दिए, 20 रुपये के नाश्ते। भाई ये लाखों के ट्रांजैक्शन जब देख रही है, उसके बीच में 10 रुपये दे, 20 रुपये दे, 40 रुपये दे, तो भाई इस ट्रांजैक्शन में मिस्टेक हो सकती है, और पूरा जिम्मेदारी कैशियर का होता है। कैशियर का रूल पता है आपको क्या होता है? कैशियर का रूल होता है अगर पैसा खुटा ना तो कैशियर को भरना पड़ेगा, और ज़्यादा हुआ ना तो हमारा है। उसके बाद ज़्यादा पैसा हुआ तो वो बिज़नेस को सबमिट करेगा, तेरा नहीं है। लेकिन कम हुआ तो तेरे को डालना पड़ेगा। तो लाखों के ट्रांजैक्शंस के बीच में वो 10, 20, 40, 100 रुपये की वजह से मिस्टेक्स हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये मालिक को बोल के या मैनेजर को बोल के ये बोल रही है भाई ये इतने सारे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के बीच में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन मेरे से हैंडल नहीं हो रहे, तो मुझे उसके लिए एक और कैशियर मेरे अंडर चाहिए जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस के साथ डील करे। उस बंदे को जो छोटे मोटे खर्चे के साथ डील करेगा वो पेटी कैशियर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पेटी कैशियर। वो पेटी कैश के साथ डील करता है। तो कैश पेटी कैश दोनों होता एसेट्स ही है। ठीक है, समझ में आया? कैश है ये। पेटी कैश तुम्हारे लिए क्या है वो पूछा मैंने, एग्जाम्पल खर्चे का दिया है, क्योंकि आपको वैसे मैं बोलूँगा पेटी कैश क्या होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल मुझे वो देना पड़ता है। आपसे ये पूछा गया ये कौन है। ठीक है, फिर गुजरात यूनिवर्सिटी नाम है, इट इज लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इनकम, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होता है वो सोचने का पहले, हमारे यहाँ से पैसा लेके जा रहा है तो हमको ब्याज मिलेगा, तो इनकम है तो नॉमिनल, इट इज एन इनकम ऑफ बिजनेस। नाउ गाइस, टाटा कंपनी, ध्यान देना, टाटा कंपनी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है, बराबर। तो क्या हो जाएगा? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, फिर इस पे आ जाते हैं पहले, शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी। आप टाटा कंपनी जो है उसके, आप टाटा कंपनी नहीं हो, आप तो बिजनेस हो, दूसरे बिजनेस हो, वो भी बिजनेस है, लेकिन आपने टाटा कंपनी के शेयर, कभी भी आप किसी और के शेयर परचेस करते हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस में आता है? ओ भाई नॉमिनल कैसे? खर्चा नहीं है ये। कौन बोला नॉमिनल? कौन बोला? भले जो भी बोला, नॉमिनल नहीं है। ठीक है, एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आता है। एसेट्स किस में आता है? रियल में। कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट्स में ही होती है, याद रखना। तो आप इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि आप मालिक का पैसा यूज कर रहे हो, उस पर ब्याज दोगे, तो ये नॉमिनल है, इट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है,
लोन बोरोड, लोन लिया, बोरो किया, तो लायबिलिटी, लायबिलिटी किस में आती है? अभी अभी बोला था मैंने, कोई भी लायबिलिटी पर्सनल में आती है भाई, बोलो, ठीक है, ऐसे सुन के भूल नहीं जाना है। इट इज लायबिलिटी अकाउंट। डिबेंचर्स ऑफ टाटा कंपनी, अभी उसी कंपनी के हम डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, जैसे शेयर्स है वैसे डिबेंचर परचेज किए, वो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। हाल फिलहाल इतना ही याद रखो, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा डिबेंचर्स के लिए भी, ठीक है। रियल अकाउंट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट या एसेट्स। अच्छा, फिर क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड मैंने आपको बताया क्या होता है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। जब आप किसी कंपनी के, अभी अपने टाटा कंपनी के शेयर परचेज किए, राइट, तो जैसे ही आपने शेयर परचेज किए तो हम क्या बन गए? उसके शेयर होल्डर। जब टाटा कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ होगा तो उसने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ परसेंट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, और हम भी उसके कौन है? एक शेयर होल्डर है, वन ऑफ द शेयर होल्डर है, तो हमें भी कुछ अमाउंट मिला होगा। वो अमाउंट हमारे लिए इनकम है, और इस इनकम का नाम है डिविडेंड। तो डिविडेंड आपके लिए क्या है? इनकम। इनकम आता है नॉमिनल में, ठीक है, इट इज एन। और हमेशा याद रखना, डिविडेंड ज़रूरी नहीं है हर साल मिलता है। जब ये टोटली प्रॉफिट पे डिपेंड है, और वो भी ह्यूज प्रॉफिट पे डिपेंड है। प्रॉफिट होगा कंपनी को, ह्यूज प्रॉफिट होगा, तब आपको डिविडेंड मिलेगा। समझ में आया? अब आ जाते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे। अब एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हम आगे समझाते हैं, इसका उल्टा होता है। हाल फिलहाल तो क्या है, आपने आपकी कंपनी के डिबेंचर नहीं बेचे हैं, आपने दूसरे की कंपनी के डिबेंचर, क्योंकि देखो आपका बिजनेस अगर कंपनी है, पब्लिक कंपनी, तो आप भी तो डिबेंचर बेच सकते हो ना। लेकिन हाल फिलहाल हम वो नहीं, हाँ वो समझेंगे भी नहीं, गोल गोल हो जाएगा आपको। हम सिंपल सा एक छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस, सिंपल बिजनेस। अगर कंपनी नहीं है वो, तो अपने शेयर वैसे शेयर ही नहीं होते उसके, पार्टनरशिप के या दुकान वालों के, दुकान वाला शेयर बेचेगा, वो सोल प्रोप्राइटर है। तो हम अभी सोल प्रोप्राइटर हैं यहाँ पे, अकेला मालिक जो दुकान चला रहा है छोटी मोटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाटा कंपनी के डिबेंचर परचेज किए थे, वो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, एसेट्स थी, जैसे शेयर परचेज किए वैसे ही। तो उस पर हमको ब्याज मिलेगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट पे ब्याज, लेकिन डिबेंचर जो है वो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल में कंपलसरी आपको 2 बार मिलता है। जैसे आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रखा या एफडी करके रखी, फिक्स डिपॉजिट, तो आपको कंपलसरी ब्याज मिलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि बैंक को फ़ायदा होगा तब आपको ब्याज मिलेगा, वैसे ही डिबेंचर है। तो आपको अगर सेफर साइड खेल खेलना है ना मार्केट के अंदर, तो डिबेंचर परचेस करो। लेकिन डिबेंचर महंगा बहुत होता है, शेयर सस्ता होता है, डिबेंचर बहुत महंगा होता है। तो आपने डिबेंचर परचेस किए तो कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो हो, अपने को कोई मतलब नहीं है भाई। मैं यहाँ पे जैसे बोलूँगा, नहीं मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप रेंट इस बार नहीं दूंगा, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, वो तो फिक्स रेंट है। तो वैसे ही डिबेंचर में कंपनी को जो हो तू देख ले भाई, प्रॉफिट तेरा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी तू रख, लॉस हो रहा है तो भी तू रख, अपने को ब्याज चाहिए भाई। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अपनी इनकम है, ठीक है, क्योंकि मिल रही है। तो ये क्या हो गई? तो ये क्या है, जब आपको मार्केट रिस्क नहीं उठाना होता है ना, जैसे आजकल आप सुनते इंस्टा में सुनते होगे, रिस्क रिस्क रिस्क, ठीक है, शेयर्स वगैरह में डालना पैसा, आया SIP में डालना, ये सब रिस्क है, म्यूचुअल फंड में डालना रिस्क है, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड रिस्क है। डिबेंचर में पैसा डालना कंपैरेटिवली सही है। जैसे मार्केट में मंदी चल रही है, भाव ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आप पैसा डालोगे, वो तो कुछ आपको मिलेगा ही नहीं डिविडेंड वगैरह। तो आप ऐसी जगह पैसा डालो जो फिक्स इनकम आती हो, तो डिबेंचर परचेस करो, तो आपको साल में 2 बार कंपलसरी, 6 महीने में 1 बार ब्याज मिलता है, ठीक है। इट इज़ एन आया समझ में? क्लियर?